हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर स्टैटिक्स बुक्स हमारी चल रही थी और उसके अंदर मैंने आपको इसका फर्स्ट चैप्टर करवा चुकी थी, ठीक है। और अभी वो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं और मैंने बोला था क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, बुक्स में मिल जाएंगे काफ़ी सारे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से पुट होते हैं। अब देखो, जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, चैप्टर का नेम है कॉमन कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इजी भी है, ठीक है। कॉमन कैटेगरी और इसको बोल देते हैं सामान्य कैटेगरी। कैटेगरी को कैटेगरी ही बोला जाता है हिंदी में भी, ठीक है। कॉमन कैटेगरी। अब कॉमन कैटेगरी के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कैटेगरी क्या होता है। तो आपको कैटेगरी पता होना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कैटेगरी का मीन क्या है। वो बोल रहा है अगर कोई चेन है या डोरी है या जंजीर है, कुछ भी है, वो अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में इस तरीके से लटकी हुई है और ये दोनों बिंदु मान लो सेम स्तर में है, मान लो इस तरीके से। तो अगर कोई चेन है वो अगर दो बिंदुओं के बीच में इस तरीके से लटकी हुई है और वो लटकी हुई है वो इस तरीके से, जो इसका जो भार बल है वो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे है, ठीक है। नीचे इसका गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन लटकी हुई है, ये अपने ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई चेन या जंजीर या कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है, वो अगर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किसी दो बिंदुओं ए और बी के बीच में लटकी हुई है, तो इस तरीके से बनने वाला जो ये कर्व है या वक्र है, इस वक्र को ही क्या बोल देते हैं, कैटेगरी बोल देते हैं। सिर्फ कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। कि बस कैटेगरी की डेफिनेशन क्या आती है, बस ये आती है कि अगर कोई चेन या जंजीर या डोरी किसी दो समान स्तर पर स्थित बिंदुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन लटकी हुई है, तो इस प्रकार से बनने वाला जो कर्व या वक्र है उसको अपने क्या बोल देते हैं, कैटेगरी बोल देते हैं। तो अब ये तो होगी कैटेगरी। अब बात आती है कॉमन कैटेगरी क्या होती है। कॉमन कैटेगरी का मतलब क्या, वो बोल रहा है अब अगर ये जंजीर लटकी हुई है तो इसका कुछ ना कुछ वेट भी तो होगा, भार बल भी तो होगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी प्रति इकाई लंबाई पर जो वेट है वो स्मॉल डब्ल्यू, वो क्या होता है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर स्मॉल डब्ल्यू मान लो कि स्मॉल डब्ल्यू है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर इस कर्व को अपने क्या बोल देंगे, कॉमन कैटेगरी बोल देंगे। मतलब प्रति इकाई का मतलब क्या है कि यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वेट ली है, तब भी कितना है, स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। फिर थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर नीचे गया तब इसका वेट स्मॉल डब्ल्यू है, फिर यहाँ नीचे गए तो स्मॉल डब्ल्यू, फिर 1 सेंटीमीटर नीचे। प्रति इकाई भार देखना ना हमें, प्रति इकाई भार मतलब प्रति सेंटीमीटर चलने के बाद, प्रति सेंटीमीटर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपकी इकाई आप पे डिपेंड करती है, आप सेंटीमीटर में ले रहे हो किस में ले रहे हो। जैसे मैंने सेंटीमीटर का ले लिया कि 1 सेंटीमीटर पर वेट स्मॉल डब्ल्यू है, फिर 1 सेंटीमीटर चला तो वेट स्मॉल डब्ल्यू है, फिर 1 सेंटीमीटर और चला तो इसमें स्मॉल डब्ल्यू, फिर 1 सेंटीमीटर और चला तो यहाँ पे वेट भी स्मॉल डब्ल्यू है। तो इस तरीके से पूरी जंजीर का या डोरी का जो वेट होगा, प्रति इकाई भार क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू होगा। तो अगर ये है तो इस कैटेगरी को, इस कर्व को अपने क्या बोल देंगे, कॉमन कैटेगरी बोल देंगे। तो डेफिनेशन क्या बनती है कॉमन कैटेगरी की, कॉमन कैटेगरी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको करनी ही है एज इट इज, जैसे मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर। कॉमन कैटेगरी बोलती है कि डोरी या जंजीर की प्रति लंबाई का भार अगर अचर हो, यदि डोरी या जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार यदि अचल हो, कांस्टेंट हो, और वो हमने मान लिया स्मॉल डब्ल्यू हो, तो कैटेगरी, तो ये जो कैटेगरी बनी है, तो कैटेगरी को कॉमन कैटेगरी बोलते हैं। कॉमन कैटेगरी कहते हैं, कॉमन या सामान्य कैटेगरी। बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर नॉर्मल कर्व बना हुआ है और वो डोरी गुरुत्वाकर्षण के अधीन से लटकी हुई है, उसका वेट वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो जो एक तरीके से कर्व ही है, फिर वो उसके अंदर ना कोई वेट है ना कुछ और है, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन से लटकी हुई है जंजीर, तो इस तरीके से जो पाथ बनता है, कर्व बनता है, उसको अपने बोल देते हैं कि वो कैटेगरी है। फिर बात आती है कि कॉमन कैटेगरी क्या
देंगे कि जो डोरी लटकी हुई है, जंजीर लटकी हुई है, उसकी प्रति इकाई जो लंबाई ले ले, यानी 1 सेंटीमीटर के बाद अपनी लेंथ लेते रहें, तो उस लेंथ के ऊपर जो भार होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई स्मॉल डब्ल्यू लटक रहा है तो 1 सेंटीमीटर के बाद भी वही वेट काम करेगा, 1 सेंटीमीटर के बाद फिर से वही वेट काम करेगा, यानी हर एक पॉइंट के ऊपर, यानी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर लंबाई के बाद जो वेट होगा वो सेम रहता है। मतलब सेम रहता है, इसका मतलब कांस्टेंट मान लेते हैं कि क्या है, अचल रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर फिर जो डोरी होगी या कैटेनरी बनी हुई, कैटेनरी कर्व बना हुआ, उसको अपने क्या बोल देंगे, कॉमन कैटेनरी बोल देंगे। तो ये कॉमन कैटेनरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैटेनरी की प्रति इकाई लंबाई का जो भार है वो हमेशा अचल होता है। ठीक है, सिर्फ कॉमन कैटेनरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट कुछ एग्जाम से पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, सामान्य कैटेनरी की नैज समीकरण पूछी जाती है। तो हम करते हैं उसको, उसका प्रूफ भी पूछा जाता है कि प्रूफ कैसे होती है वो, तो वो भी करते हैं। टॉपिक है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, नैज समीकरण, नैज समीकरण। कॉमन कैटेनरी की नैज समीकरण पूछी जाती है। अब इसके लिए आपको पहले कॉमन कैटेनरी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन कैटेनरी हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ होती है। तो सबसे पहले अपन कॉमन कैटेनरी को ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई ले लो। ठीक है, एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली, और इस वाई एक्सिस के मैंने दोनों तरफ कोई 2 पॉइंट ले लिए, ए एंड बी। ठीक है, ये इन ए और बी 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने क्या कर दिया, एक डोरी या जंजीर बांध दी इस तरीके से। ठीक है, डोरी बांध दी या जंजीर बांध दी, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये डोरी बंधी हुई है और इसका प्रति इकाई वेट मैंने मान लिया क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है। इसका मतलब ये कॉमन कैटेनरी है, ये जो बन रहा है ये क्या है, कॉमन कैटेनरी है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें से कुछ एक चीजें हैं जो फिक्स है, वो आपको कॉमन कैटेनरी के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर लेके ही चलनी है। वो चीजें क्या होती हैं, एक तो ये कि कॉमन कैटेनरी का जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ठीक है, इसको तो क्या, इसको पॉइंट को हमेशा सी नेम दिया जाता है। ठीक है, और ये जो सी पॉइंट है इसको अपने कॉमन कैटेनरी का शीर्ष बोलते हैं। ये भी आगे हम करेंगे, मैं डेफिनेशन सारी करवाऊंगी। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर जो हमेशा क्षैतिज बल है टी नोड, वो हमेशा इस दिशा में लगता है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। क्या लगता है, टी नोड, इसको बोल देते हैं क्षैतिज बल। और इसका मान हमेशा क्या होता है टी नोड का, स्मॉल डब्ल्यू सी। और स्मॉल डब्ल्यू मैंने आपको बताया कि क्या है, इस जंजीर का जो प्रति इकाई वेट है वो क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू वो वाला है। और ये रिलेशन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि टी नोड इज इक्वल टू डब्ल्यू सी होता है, और टी नोड यहाँ पे एक क्षैतिज बल होता है, और हमेशा कैटेनरी के शीर्ष पर इधर की दिशा में लगता है हमेशा। फिर हमने क्या करा, इस कैटेनरी पर कोई एक पॉइंट मान लिया ए। ठीक है, इस पे कैटेनरी पे कोई पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करा, स्पर्श रेखा ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करी, ये। ठीक है, ये इस तरीके से जा रही है, थोड़ा अच्छे से बना लेना इसको। हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और हमने मान लिया कि टेंजेंट की जो इस तरीके से जो टेंजेंट पे तनाव है, स्पर्श रेखीय तनाव है, वो कितना है, कैपिटल टी है, ये मान लिया। इसका स्पर्श रेखीय टेंशन एंड स्पर्श रेखीय तनाव वो क्या है, टी है। और हमने ये मान लिया कि जो स्पर्श रेखा वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, साई एंगल बना रही है। ठीक है, ये अपने पहले कर चुके होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर था ये पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ क्या बनाती है, साई एंगल बना लिया। अब हमने क्या मान लिया कि ये जो सी से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल एस है, मतलब एस है, ये मान लो। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि इसकी जो सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस है वो क्या है, एस है। अब देखो इस पूरी कैटेनरी के अंदर प्रति इकाई भार कितना है, स्मॉल डब्ल्यू माना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सी से लेकर ए तक का जो वेट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, नीचे लगेगा, और वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, और इसकी लंबाई कितनी है, एस। ठीक है,
ये चाप है सी ए, इस चाप की लंबाई मैंने मानी हुई है स्मॉल एस, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वेट मेरा चाहे जितना भी है ना कांस्टेंट ही रहता है स्मॉल डब्ल्यू। तो वेट कितना लटक रहा है, हमने मान लिया कि सी ए का वेट कितना हो गया, डब्ल्यू एस हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें ये सारी चीजें हम लिखेंगे कि हमने करा क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पहले ये मान लेते हैं कि जो ए सी बी क्या है, ए सी बी क्या है, एक डोरी है, ठीक है। ए सी बी क्या है, एक डोरी है, और इसका निम्नतम बिंदु क्या है, सी। इस सी को कैटेगरी का शीर्ष बोलते हैं, और वैसे देखा जाए तो इसको निम्नतम बिंदु भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि डोरी का निम्नतम बिंदु भी बोलते हैं इसको, निम्नतम बिंदु ही कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। निम्नतम बिंदु क्या है, सी है, वैसे इसको शीर्ष भी बोलते हैं, कि डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। और सीपी, सीपी या सी ए अपने ले रहे हैं, सी ए क्या है यहाँ पर, स्मॉल एस है, और सी ए यहाँ पर क्या है, चाप की लंबाई है, आर्क है, ठीक है। सी ए क्या है, स्मॉल एस है। अब यहाँ पर हमने क्या माना है कि डोरी की का प्रति इकाई वेट कितना है, स्मॉल डब्ल्यू है। यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि माना डोरी का, ये उसकी डेफिनेशन से आया, कॉमन कैटेगरी की डेफिनेशन से, कि हमारा डोरी का प्रति इकाई भार कितना है, स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। तो प्रति इकाई भार स्मॉल डब्ल्यू है, तो सीपी का भार कितना हो जाएगा, सॉरी सीए का भार कितना हो जाएगा, चाप का भार, जो सीए चाप था, तो इसका भार कितना है, मैंने नीचे लिखाया हुआ कितना, डब्ल्यू एस हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर। तो वो बोल रहे हैं कि अब इसके डोरी के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं ये हमें देखना है। तो हम ये लिखेंगे नीचे, हम लिखेंगे कि डोरी चेंज होती देखिए, अतः डोरी निम्न बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है। मतलब इन पे कौन कौन से फोर्स, तनाव बल लग रहे हैं, वो देखना है। सबसे पहले कौन सा लग रहा है, इस पे क्षैतिज बल। क्षैतिज बल को मैंने क्या नाम दिया है, टी नोड। क्षैतिज बल टी नोड लग रहा है, और किस दिशा में लग रहा है, इधर, हमेशा ये इसकी पोजीशन रहती है, ठीक है। दूसरा, बिंदु ए पर स्पर्श रेखीय तनाव बल टी, एक तो ये लग रहा है, ठीक है। और दूसरा, ये जो हमारे पास आर्क सीए है, जहां पे लिखेंगे चाप सीए का भार बल कितना लग रहा है, डब्ल्यू एस। तो 3 बल लग रहे हैं इस पे, तीनों बलों के अंतर्गत ये डोरी क्या है, साम्यावस्था में है, ये 3 बल लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक काम करना है हमें, जो हमारा स्पर्श रेखीय तनाव है, इसके वियोजित भाग निकाल लेते हैं, ठीक है। घटक निकालने होंगे हमें, ठीक है। तो हम जैसे टी का निकालना चाह रहे हैं, तो टी के लिए एंगल कितना है, साई बना रहे हैं, ठीक है। तो इस टी के लिए एंगल भी अपने साई ही लेंगे। तो जैसे इधर जाएंगे, ये एक इसके ये घटक हो जाएगा, एक ये घटक हो जाएगा मान लो, और ये तो टी हमारा है ही, ये टी ही चल रहा है, ठीक है। अब टी के लिए अगर ये एंगल साई है, तो ये वाला एंगल भी साई होगा, तो ये वाला घटक कितना हो जाएगा, टी कोस साई, और ये कितना हो जाएगा, टी साइन साई। होगा ना, बिल्कुल होगा, कि मैं साई इसको एंगल मान के चल रही हूँ, तो मेरे को टी के घटक करने हैं, तो मैं यहाँ पर मेरा टी लग रहा है तनाव, मैंने वहां माना, तो अब वैसे तो इस पॉइंट के लिए लेना होता है हमें, कि बीच में ये टी जा रहा है, तो ये घटक और ये घटक निकल जाएगा, तो मैं टी के लिए कर रही हूँ। तो फिर मैंने क्या कर दिया कि ये टी बीच वाला घटक है, यदि परिणामी है, तो इधर टी कोस साई हो जाएगा, क्योंकि एंगल अगर ये साई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी कितना होगा, साई ही होगा, ठीक है। ये टी था, ठीक है। अब देखो मैंने इसके घटक कर दिए, ये टी कोस साई हो गया और वो टी साइन साई हो गया,
टी कोस साई क्यों हुआ, क्योंकि क्षैतिज के साथ ये रेखा जो स्पर्श रेखा है वो क्षैतिज के साथ साई एंगल बना रही थी, तो ये स्पर्श रेखा क्षैतिज के साथ इधर भी साई एंगल है तो ये भी क्षैतिज ही है, और ये स्पर्श रेखा तो वो भी साई एंगल ही बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इधर टी कोस साई और ये टी साइन साई है। अब यहाँ से हमें रिलेशन निकालना, देखो कैसे, अभी टी नोड है, टी नोड के अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है टी कोस साई, तो टी नोड के इक्वल में टी कोस साई आ जाएगा। फिर ऊपर लग रहा है टी साइन साई, उसके जस्ट अपोजिट नीचे की कौन सा फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू एस, तो इन सबको मैं इक्वल रख सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं रखती हूँ टी नोड इज इक्वल टू टी कोस साई, तो यहाँ पे करते हैं टी नोड इज इक्वल टू टी कोस साई, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर ऊपर लग रहा है टी साइन साई जो कि डब्ल्यू एस के इक्वल था, तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू टी साइन साई, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, तो अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इधर तो टी साइन साई अपॉन में टी कोस साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन में टी नोड। अब हम जानते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि टी नोड की वैल्यू फिक्स होती है, आपको ध्यान रखनी है, टी नोड इज इक्वल टू डब्ल्यू सी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट कि टी नोड इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू सी होता है, तो ये वैल्यू से पुट कर देते हैं। ये ऐसे देखो टी से टी कैंसिल हो गई, ये तो हमारे पास आएगा टेन साई, ठीक है, और इधर डब्ल्यू एस अपॉन में डब्ल्यू सी, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो टेन साई इज इक्वल टू एस अपॉन में सी आ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, तो आप लिख देंगे, तो आप लिख देंगे दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये आपको ध्यान डायरेक्ट ही रखनी है, वैसे तो एग्जाम में इसका पूछा जाता है कि फाइंड करनी होती है आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल के दिखाओ, तो आपको ये सारा काम करना है, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में तो हम इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज करते हैं ना, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू सी टेन साई, ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है कि हमें क्या चाहिए, चाप की लंबाई चाहिए, तो हम डायरेक्ट सी टेन साई का फॉर्मूला पुट कर देंगे, आराम से आ जाती है। तो समझ में आया होगा आपको कि है क्या ये एच डी, मतलब इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। और एक चीज और, ये जो डायग्राम है सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इस तरीके का ही बनाना होता है कॉमन कैटेगरी में, जब तक वो कुछ अलग से ना बोल दे। अगर कॉमन कैटेगरी में तो एज इट इज ही बनानी है, और ये पॉइंट फिक्स होता है, ये पॉइंट चाप की लंबाई भी फिक्स होती है, ऐसी ली जाती है लेंथ इसकी। अगर बाई चांस नहीं दी हुई है तब ऐसे ली जाती है, अगर दी हुई है तो उसी हिसाब से करनी होती है, बट ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ठीक है। और ये मैं अभी इसी के थ्रू मैं आपको कुछ एक डेफिनेशन बताती हूँ कि ये पॉइंट्स होते क्या हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो वो डेफिनेशन भी एग्जाम से पूछी जाती है। ये होगी इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी कुछ एक डेफिनेशंस पे और कुछ एक रिलेशंस हैं उन पे। ठीक है, ये तो वो थे हमारे नैश समीकरण। अब देखते हैं इसके अंदर कार्टेशियन इक्वेशन होती है कॉमन कैटेगरी की, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, कार्टेशियन इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन में c, ठीक है, या फिर x इज इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक y अपॉन में c, दोनों ही सही है, ठीक है। ये इनकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है, आपको ध्यान रखनी है एज इट इज। y इज इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन में c होता है, x इज इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक y अपॉन में c होता है, ठीक है। अब आती है इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये डेफिनेशंस पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखनी है, और उसके साथ साथ आपको इसके जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी यूज देंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है, जो कैटेनरी है, कैटेनरी की अक्ष क्या होती है, ठीक है। अब जैसे अपने क्या बनाते हैं, कॉमन कैटेनरी को मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। ये हमारा y अक्ष होता है और ये x होता है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारी कॉमन कैटेनरी बनती है, ये इसका निम्नतम बिंदु C होता है,
ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखो वो बोल रहा है कि सबसे पहली डेफिनेशन है इसकी अक्ष की, ठीक है। अक्ष क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि जो कॉमन कैटेगरी मतलब किस पे बनती है, वाई अक्ष पे ही बनती है, ठीक है। तो अपने क्या बोल देंगे, वक्र वाई अक्ष के सममित है तो कैटेगरी का अक्ष कहलाती है। मतलब ये जो वाई अक्ष है, ठीक है, इसी को क्या बोल देंगे, कैटेगरी की अक्ष बोलते हैं। मतलब ये जो है, ये जो बनी हुई है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं, कैटेगरी की अक्ष बोलते हैं। यहाँ से ये हमारा मूल बिंदु होता है, तो ये जो है हमारी कैटेगरी की अक्ष होती है, वाई अक्ष खुद, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है शीर्ष। तो मैं आपको अभी बता के गई हूँ, जो मैंने भी नया समीकरण करा था, कि इसको वैसे तो डोरी या कुछ भी दे रखी जल्दी, उसका तो ये निम्नतम बिंदु होता है, बट इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0, C होते हैं, और इसको ही कैटेगरी का क्या बोल देते हैं, शीर्ष बोल देते हैं। अब इसके निर्देशांक 0, C होते हैं, मतलब x को निर्देशांक 0 होंगे क्योंकि y अक्ष के ऊपर है। अब स्मॉल c क्या होता है कि मूल बिंदु से y अक्ष का जो पॉइंट पड़ा हो उसकी दूरी स्मॉल c, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है ये वो c है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, मूल बिंदु से इस पॉइंट की, वो डिस्टेंस भी स्मॉल सी होती है और इस पॉइंट का नाम भी स्मॉल सी ही होता है, और इसके निर्देशांक 0, C होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस ये c है और x का तो होना ही 0 है, तो ये होता है इस निम्नतम बिंदु को। यानी लिखोगे शीर्ष को कैसे, कि इसको लिखना कैसे है कि डोरी या चैन की या कैटेगरी के निम्नतम बिंदु को ही क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया शीर्ष की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसका नाभिलंब। तो नाभिलंब का फॉर्मूला है, छोटा सा आपको डायरेक्ट ध्यान ही रखना है, नाभिलंब, ठीक है। ये तो नाभिलंब को लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2c = 2t नॉट अपॉन में w, ठीक है। 2c = 2t नॉट अपॉन में w, ये नाभिलंब का लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है। c निम्नतम बिंदु होता है, t नॉट क्षैतिज तनाव होता है जो c बिंदु पर लगता है, और w आपको पता है प्रति इकाई भार होता है, ठीक है। अब ये हो गया नाभिलंब की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी नियता। फोर्थ डेफिनेशन है इसकी नियता, वर्टेक्स नहीं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। वर्टेक्स तो सी होता है। तो अब डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ये जो एक्स अक्ष है हमारा, ये एक्स अक्ष जो है, इसी को क्या बोल देते हैं, नियता, कैटेगरी की नियता बोल देते हैं, ठीक है। तो नियता किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को। ये डेफिनेशन में पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्पैन यानी विस्तृति की डेफिनेशन है, ये भी पूछी जाती है, इसको बोल देते हैं स्पैन, ठीक है। विस्तृति क्या होती है कि ये जैसे जो चेन है वो दो बिंदुओं A और B के बीच में बंधी हुई है, तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है, ठीक है, A और B के बीच की दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, स्पैन बोला जाता है। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैटेगरी के दो शीर्ष A तथा B के बीच की दूरी को ही स्पैन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है स्पैन का, वो आगे करेंगे क्या होता है मैं आपको करवा दूंगी। स्पैन का फॉर्मूला जैसे मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो x होती है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने x लेते हैं, तो टोटल ए बी कितनी हो जाएगी, 2x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी = 2x, ये स्पैन का फॉर्मूला होता है। ए बी, जब अपने को स्पैन पूछी जाए क्वेश्चन के अंदर, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ए बी = 2x, और यहाँ पे x क्या होता है, x के लिए आगे मैं रिलेशन करवाऊंगी, वो देखते हैं कि क्या होता है, वहां से फॉर्मूला पुट करना होता है x का, ठीक है। नेक्स्ट छठी डेफिनेशन है इसकी झोल या सैग, ठीक है। सैग की डेफिनेशन क्या होती है, वो बोले कि जो कैटेगरी है,
ठीक है। उसके अंदर झोल कितना है, मतलब वो ए से लेकर बी तक इस तरीके से मतलब जो बनी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये, इसको क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, स्पैन होती है। यानी इसके अंदर कितना झोल है, जो कैटेनरी है इस तरीके से उसके अंदर कितना झोल है उसको ही सैग बोलते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो सैग के लिए हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि ए बी जो क्षैतिज रेखा है, स्पैन की क्षैतिज रेखा से कैटेनरी के शीर्ष तक की दूरी, ये कैटेनरी का शीर्ष है तो कैटेनरी के शीर्ष तक की दूरी को सैग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए तथा बी की क्षैतिज रेखा से कैटेनरी के शीर्ष तक की दूरी को झोल या सैग बोलते हैं। क्लियर। अब कैटेनरी की आपको सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी हैं कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। मैंने अभी जैसे नए समीकरण में भी यूज करा तो उसके अंदर जो भी यूज आया मैंने सब बता दी चुकी हूँ आपको कि इसका जो निम्नतम बिंदु है वो क्या होता है, ए और बी के बीच की दूरी को अपने स्पैन बोलते हैं। उस कैटेनरी में कितना झोल है यानी शीर्ष तक की डिस्टेंस है उसकी क्षैतिज रेखा से, उसको स्पैन सैग बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो एक्स अक्ष है उसको बोलते हैं हम नियता डायरेक्ट्रिक्स, और जो खुद वाई अक्ष है, ठीक है, वाई अक्ष को अपने कैटेनरी की अक्ष बोला जाता है। और जो सी बिंदु हमारा ऐसे तो डोरी या जंजीर का निम्नतम बिंदु होता है और एक्चुअल में उसको शीर्ष बोला जाता है जिसके निर्देशांक 0,c होते हैं। और सी क्या होती है, मूल बिंदु से और शीर्ष की दूरी, मूल बिंदु से शीर्ष की दूरी वो स्मॉल सी होती है। ये चीजें फिक्स है। अगर आपको क्वेश्चन में इनके साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि ये चीजें कैटेनरी में बनती ही बनती हैं। ठीक है, और अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कम से कम वो तो ड्रॉ करेंगे ही ना अपन, क्योंकि ये चीजें हमें पता है कि वो सिर्फ लिख के देगा कि इतनी मतलब इसके अंदर झोल इतना है, ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि झोल इतना है, इसका मतलब झोल कहाँ बन रहा है, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो झोल हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस होती है, तो हमें ये डिस्टेंस दी हुई है, हमें ये समझना है उससे। तो इसका मोटिव क्या था, डेफिनेशन का यही था कि तुम्हें पता चल जाए कि कैटेनरी के अंदर ये पॉइंट्स होते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो कैटेनरी के अंदर ये पॉइंट्स मैंने सारे बता दिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ होते हैं। ये नियता होती है, ये एक्स हमारी होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्पैन होती है, ये जो दूरी होती है उसका झोल वो सैग होता है। सी इसका शीर्ष होता है, इसको निम्नतम बिंदु को शीर्ष बोला जाता है जिसके निर्देशांक 0,c होते हैं। और सी क्या होती है, यहाँ पर मूल बिंदु से शीर्ष की दूरी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन कैटेनरी का बेसिक पार्ट। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स में मिल जाएंगे एक्यूरेट लैंग्वेज में, आपको जैसे भी लिखना है। बाकी ये मैंने सब बता दिया, अगर आपको बैचेस नहीं भी याद रहता है तो आप ऐसे भी अगर लिख के आते हो कि किसी जो मैंने बेसिक आपको लिखवाया है कि ये क्या होती है एक्चुअल में, तो भी एक बार सही माना जाता है क्योंकि आपको ये बनाकर ये डेफिनेशन है तो लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन का पार्ट। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज और रिलेशन है वो मैं डायरेक्ट आपको करवा रही हूँ और करनी ही है क्योंकि प्रॉपर्टीज या रिलेशनशिप है वैसे इनको बोला जाता है और ये एग्जाम्स में एचडीसी पूछे जाते हैं कि इनके बीच में रिलेशन बताओ कि क्या है। ठीक है, तो मैं एक एक करके एक तो रिलेशन करवा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिख देंगे रिलेशन या फिर लिख देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेगरी। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको खुद ही करवा चुकी हूँ जो मैंने पीछे रिलेशन लिए थे कि टी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, टी कोस साई होता है। दूसरी प्रॉपर्टी भी मैं आपको करवा चुकी थी कि क्या था, टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट समीकरण में करवा चुकी हूँ, ये दो प्रॉपर्टी एज लिखनी है। थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स। तो रिलेशन रिलेशन बिटवीन एस एंड स्मॉल एक्स। ठीक है, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो हमें पता है कि हमारी जो नैश समीकरण होती है वो क्या होती है, सी इज इक्वल टू टेन साई, एस इज इक्वल टू सी टेन साई होती है। ये हमारी क्या होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू सी टेन साई होती है और टेन साई आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ढाल होती है और ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। और कैटेनरी की जो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू सी
कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में सी। अभी जस्ट लिखवा के गई हूँ, ये क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है। हम क्या कर देंगे, इसका हमें dy अपॉन में dx चाहिए, इसको होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो dy अपॉन में जब dx करेंगे, ठीक है, तो c कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, इसका करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और x अपॉन में c यानी x का 1, ये c, तो c से c कैंसिल, तो dy अपॉन में dx कितना आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो हमारी dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास s इज इक्वल टू c dy अपॉन में dx, तो c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c। तो ये जो रिलेशन है आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो हो गया s इज इक्वल टू c tan psi जो कि इंट्रिंसिक इक्वेशन है, और एक s का फॉर्मूला और आ चुका है, वो है s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से मतलब एग्जाम में पूछा जाता है रिलेशन ये वाला। और अगर अपने क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना होता है, तो फॉर्मूला तो यही होता है ना, s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, को डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा बिटवीन s एंड y, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, s एंड y के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ये निकलता कैसे है, इसके लिए आपको उसमें दिया जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। और एक इसका रिलेशन है पांच नंबर रिलेशन है y एंड साई के बीच में, y एंड साई के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। y एंड साई के बीच में रिलेशन होता है, y इज इक्वल टू c sec psi, ये भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। y इज इक्वल टू c sec psi, इसके वैसे तो प्रूफ्स भी हैं, अभी टाइम नहीं है इतना, तो मैं डायरेक्ट आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। और अभी आपको अगर इसके प्रूफ चाहिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करवा दिया, अभी जो इसके प्रूफ चाहिए इन सबके तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बुक्स में दे देना, बहुत इजीली वे में दे रखे हैं, क्योंकि इन सब के लिए आपको पीछे वाले रिलेशन आने चाहिए जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो अभी ये हो गया y और साई के बीच में रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान होने चाहिए, क्वेश्चन में यूज आएंगे, y इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, y इज इक्वल टू c sec psi, ठीक है। और एक क्या था पीछे जो करवाया, s इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक x अपॉन में c वाला, और s इज इक्वल टू c tan psi। तो वो पांच चीज जितने भी करवाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन x एंड psi। पहले s और x के बीच में था, अब है x एंड psi के बीच में, तो ये भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi। इसका प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, वैसे तो करना तो बुक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना, बहुत इजी दे रखा है। तो ये रिलेशन है x और psi के बीच में, x इज इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर रिलेशन। नेक्स्ट आ जाएगा x y एंड s के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कि रिलेशन है, हम क्या जानते हैं कि जो t cos psi है वो इज इक्वल में क्या होता है, t नोड होता है, ठीक है, यानी wc होता है, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं कि जो t cos psi है वो इक्वल में wc है। यहां से हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो t की वैल्यू क्या निकल जाएगी, wc sec psi, ये निकलेगी, ठीक है। अब वो यहाँ से वो बोल रहे हैं कि आप क्या लिख सकते हैं, अब c sec psi का फॉर्मूला था क्या, रिलेशन नंबर 5 से c sec psi किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, c sec psi होता है, तो c sec psi की जगह पर अपने क्या लिख देंगे y, तो t इज इक्वल टू wy, तो t इज इक्वल टू wy को फॉर्मूला ध्यान रखना है, या फिर w यहाँ पे आपको पता है कि अचल होता है, कांस्टेंट होता है, प्रति इकाई भार, तो इसको लिख सकते हैं t इज समानुपाती ऑफ y, ठीक है, t समानुपाती y भी लिख सकते हैं, बट फॉर्मूला अगर आपको क्वेश्चन में जो करना है वो t इज इक्वल टू wy है, t नॉट इज इक्वल टू wc होता है, t इज इक्वल टू wy होता है, ये दोनों के दोनों आपको रिलेशन ध्यान रखने हैं कि t नॉट इज इक्वल टू wc होता है और t इज इक्वल टू wy होता है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। इसका रिलेशन ये नहीं पूछा जाता है जिसका, और एक ये इसका पूछा जाता है, आप में देख लेना, और एक जो मैंने अभी करवाया है लास्ट ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये रिलेशन भी ध्यान रखने हैं, एक दो नंबर में पूछ ले जाते हैं कि आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड करो, तो आपको इस तरीके से करना है। बाकी इनका रिलेशन का बहुत डीपली अगर आपको जाना है तो बुक्स में दे रखा है, वरना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही रखना जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये फॉर्मूला एग्जाम जो अपने क्वेश्चन करेंगे अभी
उन क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, मतलब यूज आने हैं, तो आपको ध्यान होंगे तभी आप यूज कर पाओगे, और आपको इनका यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि तो काफी सारे फॉर्मूले, जैसे एस के 2 फॉर्मूले, एक तो नया समीकरण वाला और एक सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये वाला। तो आपको ये वाले फॉर्मूले दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए कि हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन को और किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करें। वो आप क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तब आपको समझ में आने लग जाएगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, मैंने आपको बस नया समीकरण करवा दी, कॉमन कैटेगरी का बेसिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ये सारा बेसिक ही था। कॉमन कैटेगरी के पार्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है, इसकी डेफिनेशन विद नया समीकरण, रिलेशंस, प्रॉपर्टी जो भी था सब हो चुके हैं। ठीक है, अभी आते हैं इस पे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये जो वीडियो अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, सबसे पहले आप ये वीडियो में बहुत जरूरी है, अगर आप इसको करोगे तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड रिलेशनशिप यूज आने वाले हैं। इनके बिना हम क्वेश्चंस में नहीं चल सकते, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, करिएगा, फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।